टू एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने न्यूक्लियस स्टार्ट किया था अपना और न्यूक्लियस की बेसिक स्ट्रक्चर बनाई थी। आज हम न्यूक्लियस की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सामान्य जो संरचना है, उसको हम समझेंगे, उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखें तो सबसे पहले आती है अपने पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली ये है, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। तो केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है। अर्थात न्यूक्लियस के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी? डबल होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये दो होंगी, जिसमें से एक होगी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरी होगी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब आउटर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इसको हम बोलते हैं कैरियोथिका भी कहा जाता है, इसको कैरियोथिका। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल सकते हैं आउटर कैरियोथिका, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इनर कैरियोथिका, ये बोल सकते हैं। आउटर जो कैरियोथिका होगी, आउटर जो मेम्ब्रेन होगी, इसका जो व्यास होता है वो 7.5 नैनोमीटर होता है, और इसको हम 75 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। ये वाली जो होगी अंदर वाली मेम्ब्रेन, इसका जो डायमीटर होता है वो भी 7.5 नैनोमीटर होता है, इसको भी हम 75 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। और ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करती है, एक अतिवर्दी बहिर्वर्दी का निर्माण करती है, और उस बहिर्वर्दी को हम किस नाम से जानते हैं? ईआर के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, इस तरह से जैसे ये जो स्पेस बना हुआ है, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कौन सा स्पेस है? ये वाला, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पीएनए से दर्शा रहा हूं मैं। और इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है, वो होता है 15 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर, या हम इसको 150 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उनके बीच में कुछ विशेष प्रकार के पोर पाए जाते हैं। ये देखो पोर्स हैं, ये स्पेसिफिक पोर्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको इस तरह से, ये पोर्स हैं। और इन पोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं इनको। ये रहा आपका न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर जो है, इसकी जो साइज़ होती है, डायमीटर जो होता है, ये 30 से लेकर के 100 नैनोमीटर व्यास वाले होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर। और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में, यानी केंद्रक के अंदर, या केंद्रक से साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न पदार्थों का जो आवागमन होता है, वो विशेष रूप से इन न्यूक्लियर पोर से होते हुए ही होता है। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो पहली स्ट्रक्चर हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरी चीज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जो नाम है, ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, जो वास्तव में क्या होता है? ये केंद्रक द्रव्य जो है, ये कणिकीय, पारदर्शी व अम्लीय प्रकृति का पदार्थ होता है। अम्लीय प्रकृति का द्रव पदार्थ होता है, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस केंद्रक द्रव्य की अगर आगे और बात करें तो इसमें कुछ अम्लीय प्रोटीन पाई जाती हैं, और अम्लीय प्रोटीन के रूप में इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो है फास्फोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? फास्फोप्रोटीन। इसी तरह से
कुछ क्षारीय प्रोटीन भी इसमें पाई जाती हैं, क्षारीय प्रोटीन। और क्षारीय प्रोटीन के रूप में कौन सी मिलेंगी यहाँ पर? न्यूक्लियो प्रोटामीन, न्यूक्लियो हिस्टोन। ये क्षारीय प्रकृति की प्रोटीन होती हैं जो केंद्रक द्रव्य में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये भी केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। तो ये हो गया अपना सेकंड पार्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स केंद्रक द्रव्य। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरी जो संरचना है वो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन वास्तव में क्या होते हैं? ये एक तरह से जेनेटिक मटेरियल ही है और उसी का नाम क्या है? क्रोमेटिन है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या हम सीधे सीधे शब्दों में कहें कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कोशिका में, क्रोमोसोम अपने वास्तविक रूप में कोशिका के अंदर कब आता है? वो सेल डिवीजन के दौरान आता है। यानी एक सेल साइकिल, कोशिका चक्कर की अगर अपन बात करें तो एक सेल साइकिल की 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, G1, S, G2 और M। G1, S और G2 जो अवस्थाएं होती हैं, इन तीनों अवस्थाओं को हम सम्मिलित रूप से इंटरफेज कहते हैं, अंतरावस्था कहते हैं। और M फेज जो है उसको माइटोटिक फेज यानी विभाजन अवस्था कहते हैं। तो इंटरफेज अवस्था के दौरान यानी G1, S, G2 के दौरान कोशिका के अंदर केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र कुछ विशेष प्रकार की धागेनुमा संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं इंटरफेज के दौरान। और जब गुणसूत्र धागेनुमा संरचनाओं के रूप में प्रेजेंट होता है तो उस समय क्रोमोसोम को क्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है। और जब वो अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं एम फेज के दौरान, विभाजन के समय जब वो अपने गुणसूत्र वास्तविक रूप में आते हैं, तब उनको हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो क्रोमोसोम ही क्या है? क्रोमेटिन है, बस इनका क्या है? एक रूप अलग हो जाता है। जब क्रोमोसोम धागेनुमा रूप में प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? क्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है। और क्रोमेटिन जो है इसे 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार की बताई जाती है ये। एक होती है हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरी होती है यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब है कि इस प्रकार की क्रोमेटिन को जब हम अभिरंजित करते हैं, जब हम स्टेन करते हैं, तो ये डार्क स्टेन होती है, गहरी अभिरंजित होती है। तो जब किसी क्रोमेटिन को जब अभिरंजित करते हैं और वो गहरी अभिरंजित होती है तो उसे हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। और यूक्रोमेटिन क्रोमेटिन का वह प्रकार है, वह रूप है कि जब हम उसको स्टेन करते हैं, जब हम उसको अभिरंजित करते हैं, तो वो लाइटली स्टेन होती है, हल्की अभिरंजित होती है। तो ये डार्क स्टेन होगी और ये लाइट स्टेन होती है, हल्की अभिरंजित होती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हमने तीसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया, किसका? क्रोमेटिन का। अगर हम क्रोमेटिन को यहाँ पर दिखाएंगे तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जैसे एक क्रोमेटिन फाइबर बना दिया, इसको यहाँ से हम डार्क कर देंगे, तो ये हो गया हेटेरोक्रोमेटिन वाला पार्ट, और जो लाइट पार्ट है वो हो गया यूक्रोमेटिन वाला पार्ट। तो यहाँ पर हम इसको हटाकर इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जैसे ये क्रोमेटिन फाइबर बना दिया, इसको यहाँ से डार्क कर दिया, इधर से इस फाइबर को डार्क कर दिया, इस तरह से दिखा दिया अपन ने बहुत सारे फाइबर्स। तो हम जेनेटिक मटेरियल को सीधा सीधा नहीं दिखा करके हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप डिटेल से दिखाना चाहते हो तो आप इस फॉर्म में दिखा देना, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो हो गया हेटेरोक्रोमेटिन, और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया यूक्रोमेटिन।
समझ गए। और ये दोनों ही किसके रूप हैं, ये क्रोमोसोम के रूप हैं। क्रोमोसोम क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। आगे चलेंगे अपन अब। अगला जो पार्ट बच जाता है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस को अपन बोलते हैं केंद्रिका। ये यहाँ पर आपको मैंने केंद्रिका दिखा रखी है, इस तरह से ये गोलाकार संरचना के रूप में केंद्रिका प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोलस जो है, इसकी खोज जो है वो फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने की थी। फोंटाना, आप इसको यूँ दिखा सकते हैं, फोंटाना। और जो नाम है वो दिया था बोमेन ने। न्यूक्लियोलस नेम गिवन बाय बोमेन। केंद्रिका जो है ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, झिल्ली नहीं पाई जाती है। और इसकी जो केंद्रिका का जो निर्माण है वो NOR से होता है। NOR का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, कुछ क्लास पहले, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजियन। वापस सुनेंगे, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजियन, हिंदी में बोलेंगे केंद्रिका निर्धारण क्षेत्र। और ये NOR क्या होता है वास्तव में, तो जो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से NOR कहते हैं। और इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, केंद्रिका का निर्माण किया जाता है। इसमें थोड़ा सा इसका रासायनिक संगठन देखें कि ये किन पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। रासायनिक संगठन, तो इसमें अगर हम केंद्रिका में प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा लगभग 85% होती है। अगर हम RNA की बात करें तो RNA भी कौन सा होगा, rRNA। rRNA का मतलब क्या है, राइबोसोमल RNA, इसकी मात्रा 10% होती है। और हम DNA की बात करें और DNA भी कौन सा होगा, rDNA, यानी रिकॉम्बिनेंट DNA प्रेजेंट होता है। तो इसकी अमाउंट जो है वो 5% होती है। तो ये रासायनिक संगठन होता है किसका, एक केंद्रिका का। अगर हम केंद्रिका के कार्य की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो इसका कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना। राइबोसोम का निर्माण करना, तो ये फंक्शन होता है किसका, केंद्रिका का, न्यूक्लियोलस का। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने केंद्रक की जो स्ट्रक्चर है, केंद्रक के जो कार्य हैं, इसके जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, विभिन्न जो भाग हैं, उनके बारे में आज यहाँ अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। बाकी अगला जो सेल ऑर्गेनल है वो अपन उठाते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।